आज हमारे साथ हैं राजकुमार कनौजिया, जिन्होंने 1300 से ज़्यादा शॉर्ट फिल्में करी हैं और 350 से ज़्यादा बॉलीवुड फिल्में और लगभग 350 ही इन्होंने कमर्शियल्स किए हैं और 6 अंतर्राष्ट्रीय फिल्में भी करी हैं। आज सौभाग्य से आज जो हमारे साथ हैं नैनीताल में, सर आपको बहुत बहुत स्वागत। सर, हमारे दर्शकों को बताइएगा आपकी जर्नी, जो आपने बॉलीवुड में कदम रखा, किस तरह से प्रेरणा मिली, कैसे आप आगे बढ़े? देखिए, मूलतः तो मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं मात्र 2 महीने का था तब मेरे माता द्वारा मैं मुंबई ले आया गया और तब से मैं फिर मुंबई कर हो गया हूँ। तो मुंबई में रहते रहते शुरुआत इस तरफ रुझान मेरा तब से ही हो गया था जब बचपने से स्कूल में था, मेरी स्कूलिंग हो रही थी। तो जहाँ मेरी स्कूलिंग हो रही थी वहाँ पर हम एज अ चाइल्ड हम बहुत एमेच्योर थिएटर जिसे कहते हैं वो करते रहे। फिर वहाँ से हम इंटर स्कूल करने लगे, फिर कॉलेज गए, फिर इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स होते बहुत मुंबई में, बहुत इसकी प्रचलन है, बहुत कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो ऐसे ही मैं एक नेशनल लेवल पे इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन करने गया था। तो जहाँ पर जज थी संजना कपूर, जो पृथ्वी थिएटर तब चलाती थी, जो कि शशि कपूर की बेटी है। तो उन्होंने मुझे न कि सिर्फ फर्स्ट प्राइज़ दिया था बेस्ट एक्टर का, साथ ही उन्होंने बोला कि मेरा अपना थिएटर रंगमंच ग्रुप है, थिएटर ग्रुप है, तो आप शामिल होना चाहोगे तो मोस्ट वेलकम। तो मैं कहा अच्छी बात है। तो इस तरह से मेरा पृथ्वी थिएटर से जुड़ना हुआ और फिर मैंने पहले ही मन बना लिया था कॉलेज में रहते रहते कि भाई अब यही करना है, एक्टिंग ही करनी है, यही मेरी रोज़ी रोटी होगी, सब कुछ। तो तब से आपका जो पदार्पण थिएटर में हो गया। तो थिएटर तो मैंने, लेकिन अपने आप को मैंने कभी भी बॉलीवुड का सीढ़ी नहीं माना थिएटर को जी, कि एक सीढ़ी है, ये एक पहला पड़ाव, या ऐसा कभी नहीं माना। कई लोगों का अमूमन ऐसा होता है थिंकिंग कि पहला पड़ाव थिएटर, अंतिम पड़ाव बॉलीवुड। हाँ। तो मैंने ये कभी नहीं सोचा। मैंने ये सोचा कि जब तक मेरे गुरुजन बोलेंगे नहीं कि अब तुम तैयार हो, तब तक मैं बॉलीवुड की तरफ रुख नहीं रखूंगा। लेकिन आजीवन जब तक मैं जीवित हूँ मैं रंगमंच में सक्रिय रहूँगा। और जो मैं अब भी थिएटर, अभी हाल फिलहाल में दुबई में एक मोनोलॉग परफॉर्मेंस करके आया था, अंग्रेजी नाटक था। बहुत खूब। और मेरी एक अच्छी बात थी, चूँकि मैं मुंबई कर हूँ तो इसलिए मुझे 9 भाषाएँ आती हैं, मैं बोल लेता हूँ, 9 भाषा बोल लेता हूँ। लेकिन यह है कि 4 लैंग्वेज जो है उसमें मेरी बहुत अच्छी पकड़ है, जो कि मुंबई में धड़ल्ले से बोली जाती है। गुजराती, मराठी, कोंकणी, कच्छी, तो ऐसी बहुत सी लैंग्वेज में बोल लेता हूँ। तो इसके चलते मुझे रीजनल फिल्मों में बहुत फ़ायदा हुआ उसका। और थिएटर मैंने 4 लैंग्वेज में, 4 भाषाओं में मैंने थिएटर किया है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी। और मैं कॉन्वेंट से पढ़ा हूँ तो इसलिए मेरी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी। और फिर गुजराती माहौल में रहा हूँ मैं, जहाँ मैं रहता हूँ मुंबई में आ चुके हैं मेरे घर इद्रिस भाई। अच्छा। तो वहाँ पर सारे गुजराती, तो इसलिए मेरी गुजराती बहुत अच्छी हो गई। फिर वहाँ का मराठी कल्चर वो जल्दी अडॉप्ट हो, तो मराठी अच्छी हुई। तो ऐसे जो भी मराठी थिएटर, गुजराती थिएटर, इंग्लिश थिएटर में अलग पदमसी, गुजराती थिएटर में संजय गोरडिया और देसाई साहब, भाऊ साहब जिनको बोलते हैं वो, और हिंदी थिएटर में मकरंद देशपांडे। तो इन सब के साथ मेरा जुड़ाव हो गया, क्योंकि भाषा पर मेरी कमांड थी, तो ये बहुत अच्छी बात थी। तो उसकी वजह से मैं इन सब के साथ साइमल्टेनियसली, शायद मैं उन चुनिंदा एक्टरों में से हूँ जिसने एक ही प्ले 4 लैंग्वेज में किया है, एक ही प्ले। तो वो मैं सच में मतलब भाग्यशाली हूँ कि एक ही नाटक 4 भाषा में। एक नाटक था मेरा तरवेशी, तो वो हमने अलग अलग 4 लैंग्वेज में हमने प्रस्तुत किया था और उसमें हमने काफ़ी देश विदेश भ्रमण किया, तो वो एक रहा। फिर बाद में जब मैं 6 साल से थिएटर को दिया मैंने, और मैं कुछ नहीं करता था। और हम लोग जब पृथ्वी थिएटर में होता था, इद्रिस भाई भी जानते हैं, जब पृथ्वी थिएटर में परफॉर्म कर रहे होते हैं तो अक्सर हमारी कास्टिंग हो जाती थी, प्ले देखने आते थे लोग बाग। और जैसे आशीष विद्यार्थी को वहीं से द्रोहकाल मिली थी तो कास्टिंग हो जाती थी। लेकिन मैंने सोच रखा था मैं नहीं करूँगा, और मैं इनकार करता था। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं थिएटर करना चाहता था, सिर्फ थिएटर, क्योंकि मैंने कभी थिएटर को सीढ़ी माना ही नहीं। तो मैं बोला नहीं, पूरी तरह से मैं तैयार हो जाऊं अच्छे से, तब मैं। फिर कैसे आकर्षण हुआ आपका बॉलीवुड के? आकर्षण नहीं था, आकर्षण बिल्कुल नहीं था। मैंने आकर्षण होता तो मैं शायद पहले ही नाटक के बाद घूमने लग जाता झूला लेके
कि काम दो काम दो। तो आकर्षण कभी नहीं था, और ना ही यहाँ का कोई मुझे वो लोभ था कि बंगला गाड़ी इज्जत शोहरत, ऐसा कुछ नहीं था। दरअसल ये था कि जब मैं नाटक करने लगा, नाटक में मुझे इतना मज़ा आता था कि शायद मैंने ये भी सोच रखा था तब कि मैं शायद बॉलीवुड कभी ना करूं, अच्छा। मैं जाऊंगा ही नहीं बॉलीवुड में, मैं थिएटर ही करता रहूंगा, क्योंकि मुझे इतना एज अ रंगकर्मी रंगमंच पर इतनी मतलब मुझे एक संतुष्टि प्राप्त होती थी, जिससे मतलब ऐसा लगता था बस यही अंतिम पड़ाव है। लेकिन फिर होता यूँ है कि इतनी चैलेंजिंग रोल मिलने लगे कि वो थिएटर से भी ज़्यादा चैलेंजिंग रोल थे, कुछ ऐसे मैंने किए तभी पहला फिल्में। ब्रेक, जो आपका पहला ब्रेक था बॉलीवुड में, कौन सी फिल्म या कौन सा? मेरी पहली फिल्म थी आँच नाम की, जिसमें परेश रावल, नाना पाटेकर मेन लीड प्रोटैगनिस्ट थे, और उसमें वैजयंती माला की बेटी वैजयंती माला के बेटा सचिंदर पाली लॉन्च हो रहे थे, और अच्छा। शर्बानी मुखर्जी जो कि रानी मुखर्जी की कजिन है, जो बॉर्डर में थी, वो थी। तो वो मेरी पहली फिल्म थी, और फिर नाना पाटेकर के साथ ही मेरा रोल था। और ऐसे अच्छे मुझे जब अच्छे एक्टरों के साथ जब काम करने का शुभ अवसर प्राप्त होता गया, तो मैं इस तरफ रुझान किया। फिर बाद में होता यूँ है, जब थिएटर कर रहा था मैं अकेला था, फिर बाद में शादी होना, बच्चे होना, पापा का जाना, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बढ़ा देती है, और फिर हमारा रुख भी बॉलीवुड की तरफ ज़्यादा बढ़ता गया। तो दिस इज़ हाउ मैं फिर इस तरफ ज़्यादा आ गया। लेकिन फिर भी मैंने रंगमंच कभी नहीं छोड़ा। अब भी मैं रंगमंच कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं ऐसे प्लेस करता हूँ जिसमें मैं अकेला रहूँ या फिर मेरा कोई प्रॉक्सी रहे, ताकि द शो मस्ट गो ऑन। सोलो परफॉर्मेंस के लिए मैं काफ़ी प्रचलित रहा हूँ मुंबई में। मैंने बहुत से नाटक खेले हैं जो कि वन मैन शो है। मैं जैसे मेरा एक नाटक था द वाइसेस्ट फूल ऑन अर्थ, वो 2 घंटे का नाटक था, अंग्रेजी नाटक था। सो उसके कुछ पसंदीदा डायलॉग्स अगर आपको अभी कर सकें तो? डायलॉग वैसा कुछ ऐसे कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था, संवाद नहीं था कि मैं आपको बोलूं और हाँ ये वो, वैसा कुछ नहीं था। बस अमूमन जैसे एक सिंपल प्ले के लाइनें होती है वो था, तो उसमें मैं ऐसे कुछ बता नहीं सकता हूँ कि लोग वाहवाही करे। मैं तो जनरली जब होते कुछ संवाद हो जाए तो वो ऐसे संवाद होते हैं जिसमें वाहवाही होते हैं, तो इसमें वाहवाही लूटने लायक कुछ है नहीं, इसलिए बताने लायक है नहीं। तो वो है। और फिर बाद में देश विदेश का एक अच्छा अवसर मिला मुझे भ्रमण करने का रंगमंच के जरिए। मैंने काफ़ी नाटक यहाँ भी खेले, बाहर भी बहुत नाटक खेला वहाँ, तो वो एक बहुत अच्छा अनोखा एक्सपीरियंस रहा। और उसके ज़रिए हम बहुत लोगों को मिले। जैसे पता नहीं आप लोग जानते हो कि नहीं, मैं बहुत खुशकिस्मती रहा कि अलकाजी साहब से मैं बहुत अच्छे से उनका वर्कशॉप अटेंड किया मैंने, जो इनके गुरु रह चुके हैं, एक भाई इद्रिस के। जब पता है इद्रिस भाई जब वो आए थे एक्सपेरिमेंटल एनसीपीए में, तब उनका 2 दिन का वर्कशॉप मैंने अटेंड किया था, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। फिर बीवी कारन बाबा का वर्कशॉप अटेंड किया है। अरे वाह। तो कारन बाबा की एक बात थी जो मेरे एकदम मैंने जीवन का फलसफा बना दिया अपना, और वो ये बात थी कि करते चलो भूलते चलो। क्या बात है। कि जो भी किया वो भूलो, और जब तक आप अपना अगला भूलोगे नहीं, अपना पिछला भूलोगे नहीं, अपना अगला अच्छा करोगे कैसे? तो अगला अच्छा करने के लिए पिछला बुरा या अच्छा दोनों भूलना जरूरी है। बहुत अच्छा। या फिर अंग्रेजी में एक कहावत है कि नेवर टू रेस्ट ऑन योर पास्ट लॉरेल्स। तो वो उनसे बहुत सीखने को मिला। कारन बाबा आप लोग जानते नहीं होंगे, इद्रिस भाई जानते, बहुत बड़े दिग्गज। आज हिंदी रंगमंच जो उभरा है वो श्रेय उन्हीं को जाता है करण बाबा ज्यादा, खासकर फोक थिएटर फोक थिएटर का पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। तो और वो बहुत पहले के थे, तो मतलब मैं उनसे राब्ता हुआ है मेरा वर्कशॉप, तो इससे बेहतर और बात क्या हो सकती है। तो वो एक है। फिर और भी दिक्कत जो बहुत से लोग हैं, दिनेश ठाकुर हो गए, उनके साथ मैंने प्ले किया था, जात ही पूछो साधु की। फिर ऐसे अनगिनत लोगों के साथ बहुत से मैंने प्ले किए हैं। इनफैक्ट थ्रीज कंपनी हुआ करता था पहले, सतीश कौशिक, राजीव मवानी, जानते हैं इद्रिस भाई? हाँ। उनके साथ भी मैंने उनकी नाटक कंपनी थी सतीश कौशिक की, हाँ। उनके साथ भी प्ले किया है मैंने। तो आई एम सो वेरी लकी। राकेश परमार का कोर्ट मार्शल किया था। तो तब क्योंकि मुझे अभी इंडस्ट्री में 24 साल हो गए पूरे। 24 साल। हाँ, तो इन 24 साल के करियर में काफ़ी कुछ देखा, अच्छा बुरा, उतार चढ़ाव, बहुत कुछ देखा जो देखना भी चाहिए हम सबको। और
हर एक फील्ड की मतलब अच्छाई और बुराई होती है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो वो हमारे यहाँ भी लागू होता है हर एक बात की। जैसे कि पहले की इंडस्ट्री कुछ और थी, पहले का रंगमंच कुछ और था, अभी कुछ और है, और ये तब्दीलियाँ आती रहती, आनी चाहिए, आती रहती रहे और आना भी चाहिए। और क्या, जैसे पहले हम बहुत स्क्रिप्ट पे काम करते थे, लेकिन आजकल देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा स्क्रिप्ट पे काम नहीं होता, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आज का जो सिनेमा है वो कहाँ जा रहा है? देखिए अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, आजकल का सिनेमा कहाँ जा रहा है, या रंगमंच भी इसमें शामिल है। हाँ दिस भाई, आप भी सुनिए, गौर कीजिएगा। जैसे अभी जब ठंड लगती है हमको, मतलब पहले जब ठंड लगती थी हमको, हम लोग 4 कमरे में बैठते थे यार लोग, तो हम लोग होते थे यार चलो कुछ बनाया जाए, भजिया बनाते थे, ठीक है, भजिया बनाते थे खुद हम सब, हमारी बहन बहू बेटियां, हम सब इकट्ठे मूंगफली तल भूंज रहे हैं या भजिया तल रहे हैं या सब ऐसे, या अंगीठी आग लगी है, ये सब करते थे। अब माहौल ऐसा नहीं है, अब हमको ठंडी लगती है तो हम कॉल करते हैं KFC, मैगडी और फिर KFC। तो वही अभी ये हो गया है, रंगमंच और सिनेमा सब फास्ट फूड हो गया है, सबको तुरंत चाहिए, सब कुछ तुरंत चाहिए। यही वजह है कि पहले जैसा 3-3 महीने रिहर्सल नहीं होती अभी, हम लोग 4-4 6-6 महीने रिहर्सल निकाले हैं, 6-6 महीने एक ही नाटक के रिहर्सल करते थे हम, तो वो सब अभी मुनासिब नहीं। और ये फिल्मों में भी लागू है। जैसे एक बहुत अच्छी मिसाल देता हूँ आपको, पृथ्वीराज कपूर जब पहले दिन मुगले आजम के सेट पे गए थे, के आसिफ बोले थे रेडी है आप, तो बोले हाँ सारे डायलॉग्स मैंने याद कर लिया, आई एम रेडी टू शूट। और पहला दिन उनका शूट का था पृथ्वीराज कपूर का पहला दिन शूट का था। और जैसे ही वो एंटर लिए उस सेट पे, तो बोले नहीं आप मेरे क्या उनका रोल था, कैरेक्टर नाम अकबर, हाँ अकबर नहीं क्या नाम था पृथ्वीराज का, एनीवे हाँ जो भी किरदार था उनके, हाँ जलालुद्दीन, नहीं बोल रहा हूँ, एनीवे तो हाँ सलीम के बाद, हाँ वही तो अकबर, सलीम। तो पृथ्वीराज कपूर जैसे ही वहां आए तो बोले कि आप मेरे वो किरदार हो ही नहीं। तो बोले मेरे डायलॉग याद है, बोले नहीं मेरा किरदार ऐसे चलेगा ही नहीं, मेरा किरदार ऐसे चल ही नहीं सकता, वो राजा है, एम्परर है, और आप ऐसे सेट पर आए, आप रेडी नहीं हो, टेक योर ओन टाइम, और पैकअप कर दिया। 1.5 महीने तक पैकअप एक एक्टर की वजह से, वो 1.5 महीना वॉक किए, और वो कैसे वॉक किए, खुद ही रियाज के कि एम्परर कैसा चलना चाहिए। तो एक संतुष्ट आत्मा वाला एम्परर, तो वो जुहू में वॉक करते थे, ताकि सैंड में अपना स्टाइल बदल जाता है वॉक करने का, फिजिकल अपीयरेंस बदल जाता है। फिर वो गए वहां, फिर बोले अब तुम मेरे कैरेक्टर हो। क्या बात। तो इतना समय दिया जाता था। तो आज फास्ट फूड का समय है, आज इतना समय नहीं है। आज तो वही डायरेक्टर के आसिफ आज होते और वही फास्ट फूड का जमाना होता, तो अगर वो ऐसे भी चल के आते तो ओके कर दिया जाता कि ठीक है चलता है, कॉमिक आ गया। हाँ, तो ये हश्र है जो कि बहुत बुरा हश्र है, सबको तुरंत और थिएटर में इदरीस भाई से बेहतर और कौन जान सकता है। जो भी आता है थिएटर को सीढ़ी बनाकर आता है कि बॉलीवुड में जाएंगे हम, एक नाटक खेलेंगे उधर जाके स्ट्रगल करने लग जाएंगे कि मैंने नैनीताल में इनके साथ प्ले किया है और मुझे रोल चाहिए। फिर उन लोग क्राइम पेट्रोल करके इधर उधर क्राइम अलर्ट करके फिर यहाँ आ जाते हैं नैनीताल, और फिर पता चलता है कुछ इधर, फिर खोमचे वाले बन जाते हैं। तो ये हश है जो कि बहुत बुरा है, तो ये चलन ठीक नहीं है। लेकिन मरता क्या ना करता, हमको फिर भी विडम्बना ये है कि हमको चलना पड़ रहा है इसके साथ। सर सबसे बड़ी बात आप ये बताइएगा, जैसे आप बॉलीवुड में, आपने कहा कि आप थिएटर से बॉलीवुड में गए, तो जैसे कि अभी सुनने में आता है नेपोटिज्म कि जातिवाद और अपना रिश्तेदार को चांस देना, ही हो आपके साथ कहीं कुछ ऐसा कभी? नहीं, मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता, मैं बताता हूँ फील किया है, क्योंकि देखिए मेरे साथ तो ऐसा नहीं, क्योंकि मेरा कोई बाप दादा अभी या पहले कोई दूर तक कोई नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में, मैं ही अकेला हूँ, कोई नहीं है, ठीक है। और अगर नेपोटिज्म आप लोग जो बोलते हो इतना नेपोटिज्म, मेरा मानना है कि नेपोटिज्म कभी खत्म नहीं हो सकता है, ये हमेशा चलता रहेगा और इनके पीछे कोई चारा नहीं है। आज ये इदरीस भाई हैं, आज ये इतना रंगमंच चला रहे हैं, इनका बेटा तो वो कैरी फॉरवर्ड करता, तो ये तो चलता ही रहेगा।
ये कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन इसका जवाब जो सब लोग बोलते हैं, जवाब तो समय दे ही देता है। और उसके मिसाल आपके सामने है, कितने बड़े बड़े मिसाल है, कुमार गौरव है, अभिषेक बच्चन है, कितने बड़े बड़े मिसाल है। उदय चोपड़ा है, उदय चोपड़ा कितनी बड़ी मिसाल है कि मतलब इतना बड़ा तामझाम, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकता अपने बेटे। असल में आपका स्टार्टिंग करना चाहिए। हाँ, अल्टीमेटली मतलब है ना, अगर आपके अंदर कला है, थोड़ी भी है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप यकीनन निकल जाओगे आगे। और एक हुनरबाज आदमी है, वो सच में कभी भूखों मर ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ वो करता ही रहेगा, हाथ पैर मारता ही रहेगा, बशर्ते वो हाथ पैर मारे। सही बात। सर, आपका ये पहला दौरा है शायद उत्तराखंड में, तो जब आप यहाँ आए हैं तो आपको कैसा लगा, यहाँ का प्राकृतिक अनुभव और ऐसा? बहुत अच्छा लगा, और पहली बार आया हूँ, और मतलब किसको अच्छा नहीं लगेगा। आप नेचर की गोद में जाते हो, मतलब किसको अच्छा नहीं लगेगा। और मैं नेचर लवर हूँ, और मदर नेचर के आंचल में बैठा हूँ, और क्या चाहिए। बिल्कुल सर, इसे जिस तरह से आप थोड़ा हमें बताना चाहेंगे सर, कौन सी फिल्म के सिलसिले में आप हैं? ये फिल्म का नाम है अनजाना इश्क। ये एक रोमांटिक म्यूजिकल लव स्टोरी है। अच्छा। और इसमें मैं मेन कॉमेडियन का कर रहा हूँ। अब बात करता हूँ, स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है हमको ज़्यादातर। हम देखो, एक्टर होता है, एक्टर का कोई शेड या जॉनर नहीं होता, एक्टर होता है। लेकिन फिर भी विडंबना ये है कि हमको स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है। फिर भी कुछ एक लोग अब रिस्क ले रहे हैं। अब मैंने ऐसी शॉर्ट फिल्में की है जिसमें बहुत अलग कुछ करने को मिल रहा है। अब जाकर के उम्र के इस पड़ाव में आकर के लोग बाग एक्सपेरिमेंट, क्योंकि न्यू कमर्स है, वो लोग रिस्क लेते हैं, और चूंकि हम सीनियर इसलिए टाइम भी देते हैं, तो वो एक चीज बहुत एक चीज ये कि जैसे अभी उसको अभी यूट्यूब चलाना नहीं आ रहा है, और ये नेटफ्लिक्स वगैरह ऊपर नहीं कर पा रहा है, तो कैसे देखते हो आपके क्या होगा आगे? ये लेमैन तक कैसे पहुंच पाएगा यूट्यूब? ये जो OTT पे फिल्में रिलीज हो रही हैं, सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये जो क्रांति आई है, रेवोल्यूशन, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। और मैंने आज तक वेब सीरीज, एक भी वेब सीरीज देखी नहीं मैंने, और मैं खुद टेक्नो से भी नहीं हूँ। मुझे खुद को ये सब हजम नहीं होता कि अमेजोन या नेटफ्लिक्स डाउनलोड करना, देखना। और इसकी अच्छाई और बुराई दोनों है। एक बुराई का मैं पहले बता दूं कि लोग बाग इसको सिलेबस मान करके चल रहे हैं आजकल। रात को सोते नहीं है कि अरे यार मेरे 2 एपिसोड रह गए, कितनी भी नींद आए, वो चाय पी के देखते हैं, दारू पी के देखते नहीं, तो सिलेबस मान के चलते हैं, जैसे IPS की तैयारी कर रहे हो। और फिर लोग को ये भी सुबह फिर बोलते हैं भी, हाँ पूरे एपिसोड्स देख लिए मैंने, हाँ तो फैमिली के मेरे 2 एपिसोड रह गए, पूरे देख लिए मैंने। तो ये सिलेबस मान के क्या है ये? जबकि इसका फलसफा, बाय प्रोडक्ट यही होगा कि उनको मोटे चश्मे आ जाएंगे, उनको बैक पेन होगा, उनका हाजमा ठीक नहीं होगा। तो ये बहुत गलत है ये। और एक्चुअली एक और बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो वो कितनी ऑथेंटिक लगती है आपको? कि उसको, उस रियलिज्म को, नेचुरलिज्म को पकड़ने के लिए, कि वो ये चाहते हैं कि यार ये जो जितना भी सेंसस होता है, उससे हमारा ये जो फिल्म है या एक्टिंग है उतनी नेचुरल नहीं हो पाती। देखिए, सबसे पहले तो ये बता, जी बिल्कुल, सबसे पहले तो बता दूं, बहुत अच्छा सवाल आपने रखा है। सबसे पहले तो बता दूं कि ये जो परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म होता है, कोई भी परफॉर्मेंस का प्लेटफॉर्म हो, फिर चाहे वो स्टेज हो या फिल्में हो, कुछ भी हो, OTT उसमें शुमार है, जी। कुछ भी हो, ये बेसिकली है क्यों? ये सारे प्लेटफॉर्म क्रांति लाने के लिए। और इसमें 2 ही चीज दिखाए जाते हैं, क्रांति, रेवोल्यूशन, जो कि पहले दिखाया जाता था, या फिर जैसे मनोज कुमार भगत सिंह फिल्म, भगत सिंह को उससे पहले कोई नहीं जानता था, जब भगत सिंह फिल्म आई तब लोग बाग जानते हैं। या फिर फिल्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जैसे शिरडी वाले साईं बाबा को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन आज साईं बाबा एज अ ब्रांडिंग हो गए, बहुत बड़ा ब्रांड है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन वो पूरा श्रेय जाता है मनोज कुमार को, पूरा श्रेय मनोज, क्योंकि खुद मनोज जी ने मुझे बताया है, खुद से उन्होंने बताया कि कैसे क्या इसका शुरुआत हुआ, क्या हुआ था, क्या नहीं। वो खुद जब रेकी करने गए थे तो वहां कोई नहीं जानता था, और आज हम सबके सामने, यहाँ भी अभी मैं जब ये मुझे ला रहे थे तब मैंने एक साईं बाबा का मंदिर देखा, तो तुरंत मुझे मनोज कुमार याद आ गए थे
कि बताओ यार मनोज कुमार ने साईं बाबा जी को कहां कहां पहुंचा दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं ये बात इसलिए रख रहा हूं कि एक फिल्म परफॉर्मेंस फिल्म हो या ओटीटी कहीं भी कितनी ताकत होती है, जिसके तहत अंतर्गत तभी देखो कई सारी फिल्में ऐसी होती थी अंग्रेज बैन कर देते थे क्योंकि वो प्रोवोक करते थे देशभक्तों को कि देश के लिए कुछ करना है। कवि प्रदीप ऐसे ऐसे गाने लिख करके गए, दूर हटो हिंदुस्तान वालों, दूर हटो ये हिंदुस्तान हमारा है, ये वो, तो उनको बाहर मतलब अंग्रेज उनको बैन कर देते थे गाना। तो इतनी ताकत है हमारे फिल्मों में, कितनी ताकत है, लेकिन इसका सदुपयोग करना चाहिए इस ताकत का। हमारी संस्कृति को बढ़ाना चाहिए। हमारे जो हीरोज हैं भगवान श्री रामचंद्र जी हो गए, ये सब हमारे हीरोज हैं। हमको सुपरमैन स्पाइडरमैन की जरूरत नहीं है, लेकिन मतलब विडंबना ये है कि उनको प्रोत्साहित न करके हम यहां वहां जा रहे हैं। तो अब मैं आपकी बात पर आता हूं, तो यही भाषा ओटीटी, अब ये सब ओटीटी जब आ गए हैं, चूंकि बाहर की है तो बाहर की संस्कृति यहां डोमिनेट कर रहे हैं, इंपोज कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो इसलिए हमारी भाषा बिगड़ रही है। हमारी बोलचाल की भाषा अभी पहले जैसी नहीं रही। हम न चाहते हुए भी इंग्लिश बोलने लगे हैं। हमारे घर की काम वाली जो कि अंगूठा छाप है वो भी बोलने लगी है वेट वेट वेट, वो भी यूज उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में आ चुका है, शामिल हो चुका है अंग्रेज। तो और ये लोग और इस प्रचलन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये जो हो रहा है, जो भी हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। भाषा, संस्कृति, ये सब ओटीटी जिम्मेदार है बिगाड़ने में, तो ये बिगाड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि ये जो लेमैन है जो इसको खोल नहीं पाता है, इसको ऑपरेट नहीं कर पाता है, और ये जिस दिन उसने ऑपरेट करना सीख लिया कि यार ये चल रहा है, बहुत बढ़िया सीरियल चल रहा है, ये मेरे को देखना चाहिए, ये इस ब्रिज को कैसे तोड़ा जाएगा, तभी फिर आप थोड़ा सा उन कहानियों की तरफ जाएंगे। मेरे ख्याल से अभी तो चलो ट्रैश चले गए, और उससे हम जैसे बीएफ चलती थी तो बहुत शुरू में दीवानगी होती थी ना, खूब देखते थे लोग। अभी लोग मतलब उसको ऐसे देखते हैं, ठीक है यार हो गया, उतना हो गया ना। तो अभी वैसे ही मुझे ये लगता है कि जैसे ये जो चल रहा है, इतनी गाली गलौज, इतना क्राइम, इतना वो कि एक्ट्रेस बिल्कुल न्यूड आ जा रही हैं, ये सब हो रहा है। तो इसके बाद मेरे ख्याल से एक फिर वेव आएगी जिसमें ये कहानियाँ आएंगी जो हमारी इंटरनेशनल कहानियाँ हैं, मोपासा की कहानियाँ हैं, प्रेमचंद की कहानियाँ हैं, मंटो की कहानियाँ हैं, जो ह्यूमन लेवल पर खेल रहे हैं। और उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो क्वेश्चन मेरे अंदर ही अंदर है कि ये लेमैन जो 20 रुपए का 10 रुपए का टिकट खरीदता था रिक्शा वाला, वो इसको कैसे ब्रेक करेगा, इसको कैसे तोड़ेगा, इसको कैसे खोल कर देखेगा, देखो उसको कैसे पता लगेगा। मैं बता, सुबह तो टीवी भी नहीं होता है। देखो अभी क्या हो गया है, मोबाइल एक ऐसी चीज है जिसने पूरी दुनिया मुट्ठी में कर दी है। और इसी तरह से अगर इसी धड़ल्ले से नेटफ्लिक्स, अमेजोन और भी जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, अगर इसी धड़ल्ले से वो लोग चलता रहे उनका, तो मैं यकीनन बोलता हूँ आने वाले दिनों में ये इतना सस्ता सब्सक्राइब हो चुका होगा इसका सब्सक्रिप्शन, क्योंकि जितनी ज्यादा तादाद बढ़ती है उतना सस्ता होता जाता है। तो ये और यूजर फ्रेंडली हो जाएगा। अभी जो प्रक्रिया है वो लेमैन नहीं कर पा रहा है, गांव का देहात आदमी नहीं कर सकता है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि जैसे हम नेटफ्लिक्स का, जैसे हम यूट्यूब में कैसे बोलते हैं कि इद्रिस मलिक तुरंत आ जाता है या गूगल में आता है, तो वैसे ही आने वाले दिनों में ये सस्ता भी हो जाएगा, यूजर फ्रेंडली भी हो जाएगा, और स्पीकर पे हो जाएगा कि एक देहाती आदमी भी एक बटन दबाएगा और भैया नेटफ्लिक्स, और नेटफ्लिक्स आ जाएगा और वो डाउनलोड कर लेगा और सब देख लेगा, और यही सब अश्लीलता देखता रहेगा, और यही मतलब इस फोड़ता की तरफ चलते रहेंगे लोग बाग। फिर जैसे आपने कहा कि समय अनुसार सब कुछ बदलता है, हमारा रूप, ये जो हमारा पोशाक है, ये सब समय अनुसार सब कुछ बदलता है। फिर ये बदलेगा जो आप कह रहे हो, फिर गद्दे विभाग आएगा, जागरूक होगा, और फिर मुंशी प्रेमचंद जी फिर से आएंगे। थिएटर्स, पीवीआर और ये इनका होगा क्या? ये अभी से ही इनकी हालत मतलब आने वाले दिनों में इसी तरह से अगर चलता रहा ये सब ओटीटी प्लेटफॉर्म का दबदबा और उनका मोनोपोली, तो आने वाले दिनों में थिएटर एक एंटिक पीस हो जाएगा।
कि ऐसी सिल्वर स्क्रीन में फिल्में दिखाई जाती थी एक जमाने में। लेकिन सर जैसे और कि वो अगर हम लोग शायद वो दिन दूर नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ सच में, एंड आई मीन इट, 20 साल बाद 25 साल बाद हमको डिस्कवरी और ज्योग्राफिक चैनल में डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी कि पहले फिल्में दिखाई जाती बड़े पर्दों में होता था। ये होगा, यकीनन यही होगा। जैसे आपको याद है बैंड्रा में ओपन थिएटर हुआ करता था। हाँ आज बातें होती हैं सब, सिर्फ बातें हमारे पास, इनको तो पता भी नहीं होगा कितने लोगों को। ना ना बड़ा पर्दा गाड़ी होना। पार करो और वो देखो। हाँ, तो इस तरह से सब कुछ लुप्त हो जाएगा आने वाले दिनों में। जैसे यार एक पीरियड में ये बहुत बड़े थिएटर थे चंदन जो बंद हो गए। टूट गया, हाँ, हम लोग नहीं टूट भी गया, अच्छा टूट गया, नहीं के बराबर वहाँ टावर आ रहा है। तो इतनी मतलब वो थी यार। और गोरेगांव को जो थिएटर स्टेशन टोपी वाला हाँ हाँ टोपी वाला, मतलब वो एक ऐसे थे जोगेश्वरी में जैसे हंजर। हाँ अंजर हंजर का इन्होंने जिक्र किया, बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि पहले थिएटर का क्या था। आप लोग सुनकर, खासकर ये आप यंगर जनरेशन के लिए बता रहा हूँ। हंजर में मैं देखने गया था सिनेमा संतोषी माता, और मैं भी तभी स्कूल में था। सुनो, आप भी सुनिए मैडम ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो संतोषी माता फिल्म लगी थी। अब वो मुस्लिम का थिएटर था, सिनेमा घर मुस्लिम का था, ठीक है। वहां थिएटर में ये था कि संतोषी माता जब फिल्म देखने जाओ, सबसे पहले चप्पल जूते बाहर निकालो क्या बात है। और अंदर जाओ, और सीटें सब बंद कर दी गई थी, ऐसे नीचे बैठो, ठीक है। और जब इंटरवल होता है, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न स्टॉल बंद, गुड़ और चने दिए जाते थे सबको। हाँ हाँ। और जब पिक्चर एंड होता था, आरती आती थी, आरती लेके जाओ। ये मैंने मंजर देखा है, मुझे यकीन करेगा? आपको नहीं पता ये? ये वाला नहीं मालूम कि इतना फैक्ट बोल रहे हैं आप, सही बात। चने और गुड़ बांटे जाते थे, हाँ सही बात, प्रसाद बांटा। पॉपकॉर्न समोसा वड़ा सब बंद। इतना क्रेज हो गया था वो संतोषी माता का। चलो सर, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का अनुभव है, थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, अभी हम लोग जो इतनी टेक्निकलिटीज की बात कर रहे हैं, तकनीकी इतना आगे बढ़ चुका है। मैंने जर्मन फिल्म की थी, जब मैं जर्मनी में 3 महीने था उस फिल्म के लिए। वो यूट्यूब में आप देख सकते हो, फिल्म गूगल में है, द गर्ल विद ग्रीन एमरल्ड। और वहाँ के बहुत बड़े जर्मन फिल्म मेकर है माइकल कैरन, और मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उसमें। और बहुत ही मतलब हीरो हीरोइन मैं 3 ही लोग किरदार थे उसमें। अच्छा। तो उस फिल्म में मैंने देखा कि हम लोग जो यहाँ टेक्निकलिटीज़ की बात करते हैं, वो लोग तो बहुत आगे जा चुके हैं। इतना मतलब समय से इतना आगे जा चुके हैं, खासकर टेक्निकलिटीज़ में, कि शायद हमको 25-30 साल लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। एक सिंपल सा आपको मिसाल देता हूँ कि कितने आगे जा चुके हैं। हम लोग लेपल माइक लगाते हैं, तो यहाँ लगता है ना, वहाँ ये नहीं है। वहाँ कॉस्ट्यूम वाले पहले आपके कॉलर में जैसे मोबाइल का सिम कार्ड होता है, वो चिपका देता है स्टिकर की तरह, और वो आपका लेबल माइक। वो इधर। हाँ, यानी कितना आगे जा चुका है। और वहाँ पर आज अच्छा टेक्निकलिटी, अब मैं बताता हूँ, टेक्निकलिटीज में तो लोग आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है फिल्म मेकिंग की, वो पुरानी है। हमारा वर्कशॉप हुआ 1 महीने का, सब कुछ प्रॉपर, वो पुरानी है। लेकिन हमारा क्या हो रहा है, तकनीक के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया नहीं रख रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। हाँ सर, लास्ट में मैं अंत में ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, यानी जो स्ट्रगलर आपके बॉलीवुड में कदम रख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनके लिए सिर्फ यही कहूँगा कि सबसे पहले तो पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ कर के आए, क्योंकि अध्ययन एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह काम आती है। और ये नहीं कि एक्टर है तो आपको अध्ययन की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी खूब अध्ययन किया, मैं पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आप हर तरह का अध्ययन किया, ना कि सिर्फ आप पढ़ रहे हो, वो ग्रेजुएशन जिसमें भी करें आप, उसके अतिरिक्त भी अध्ययन करें। जैसे अभी इनके मैं लाइब्रेरी देखा, मैं एकदम भौचक्का रह गया कि कितना भंडारा है इनके पास। तो अध्ययन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके अभिनय में बहुत काम आती है, और वो आपको अभी नहीं पता चलेगा मैं बोलचाल से। जब आप अध्ययनशील बनोगे तब आपको पता चलेगा कि इसका काम कहाँ कहाँ आप लेते हो। और दुनिया में, मैं टंके की चोट में, एक्टिंग ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसमें आप जो कुछ भी देख चुके हो अपने आसपास, वो सब आपको सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग में ही काम आती है। फिर चाहे अच्छा बुरा, रोना धोना, हंसी मजाक, जो कुछ भी,
वो एक्टिंग में आते हैं। एज एन एक्टर आपके लिए या क्रिएटिव पर्सन आपके लिए कोई भी चीज़ खराब होती ही नहीं है। कोई भी चीज़ अगर आप प्रोवाइडेड आप अच्छे सुनते हो, सुनना बहुत ज़रूरी है, अगर आप अच्छे सुनते हो तो गारंटी जो अच्छा सुनता है वो अच्छा ओरेटर होगा ही, बहुत अच्छा प्रवक्ता होगा। तो इस तरह से हम लोग को अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप उस एरा के हैं जब 35 mm और 16 mm जी बिल्कुल, और एक्टर को इतना डराया जाता था कि ये टेक है, और टेक बड़ी मुश्किल तमाम वो टेक सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता था, और फिर लास्ट में वो थोपा जाता था एक्टर के ऊपर ही ना कि ये लाइन बोल पाएगा नहीं बोल पाएगा। तो सारी लाइटिंग हो गई, सारा कुछ हो गया, और फिर आप अपना डायलॉग बोलते हैं, और डायलॉग बोलते हैं, और वो शायद आपने मतलब आप चाहते हो कि एक टेक और हो जाए, लेकिन वो अफोर्ड नहीं करते, उनके लिए आपने पूरी लाइन बोल दी और बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। और वो एक फेयर जो एक एक्टर का उस पीरियड में रहता था, जिसमें टेक्निक उस लेवल पे हावी थी, मैं डराती थी कि अरे यार कैमरा है, साउंड इतना बड़ा साउंड का पूरा ये सब बड़ा साउंड वाले की वजह से एक रीटेक हो जाता है ना, लाइट वाले की वजह से एक रीटेक हो जाता है। तो वो अब आज की परिस्थिति में, जो आज आप सुबह कह भी रहे थे, आज की स्थिति में ये एक्टर को कितना इम्पैक्ट करता है कि उसके पास तमाम फुटेज है ना, डिजिटल में है, उसको साउंड की भी कोई चिंता नहीं, अपनी फुटेज की भी कोई चिंता नहीं। तो वो जो डायरेक्टर, न्यू डायरेक्टर हैं, उनको तो वो एरा का पता नहीं है, ये सोच रहे हैं कि मतलब अब ये है ना इसके साथ में इसका मतलब टिपिकल रेप कर दो इस एक्टर का, क्योंकि उसको फेयर नहीं है उस फुटेज का, जैसे पहले होता था ना। जैसे हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लंबे लंबे अगर हमने करीब 8 मिनट का टेक दे दिया तो श्याम बाबू और राममूर्ति जी हमको ट्रॉफी खिलाते थे कि अरे यार पूरा टेक दे दिया यार, क्या बात है। अब ये मालूम नहीं कि आपने अच्छा नहीं किया है या नहीं किया है, मतलब आपने तो वो साला बोल दिया ना जो भी है, और रुकना नहीं है। मतलब अगर आप थिएटर के हो तो आपको ये लग रहा है कि यार कोई रुक जा रहा है तो उसको कितनी गालियाँ पड़ रही हैं, कैसे देख रहे हैं, तो आप फिर इतने चालक तो होती हो कि रुकना ही नहीं है यार, क्योंकि इम्प्रोवाइज करा के इसको निकाल के आगे बढ़ जाना है। आज जब आप एक्ट करते हैं, क्योंकि उस एरा के भी आप एक्टर हैं, और आज तो आपको कैसा महसूस होता है कि यार ये क्या कर रहे हैं, किस तरीके से काम लिया जा रहा है, या क्या होना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने रखा। देखिए, पहले ऐसा होता था कि यूनिटी होता था, टीम वर्क होता था, कलेक्टिव, और सारे एक दूसरे को एक्टर का साथ देते थे। लेकिन अब ये होता है कि आप मोनोलॉग परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, उनको सिर्फ अपने किरदार की पड़ी है, अपना डायलॉग कैसे बोले, वो साथ का नहीं सोचते हैं। और कोऑर्डिनेट करना चाहिए, हमारे को एक्टर को सपोर्ट करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। अगर मान लो एक राजा और एक भिखारी है, राजा और रंगखेसी एक ही सीन में, तो भिखारी को राजा की तरह थोड़ी बोलना चाहिए, लेकिन वो भी अपना मोनोलॉग परफॉर्मेंस देके जाता है, तो राजा तो फिर डोमिनेट होगा ही। तो ये इस बात का ध्यान देना चाहिए कि सबऑर्डिनेट है वो उसका, उससे छोटा है, रंग है वो, तो राजा का ध्यान देना ही चाहिए, जो कि ये नहीं हो रहा आपकी बात। दूसरी बात, आपकी बात पर आता हूँ कि पहले के इसमें ये फुटेज, तो पहले इम्पोज ज़्यादा होता था, वाकई प्रोड्यूसर ऐसे खड़े रहता था, देखता था कि एक्टर बोल पाएगा कि नहीं, वन टेक दिए, और ऑलरेडी डरा रखा था, पहले एक्टर को बहुत डराते थे, क्योंकि रील्स बहुत महंगे मिलते थे, वो जो रोल होता था बहुत महंगा होता था, और एक्टर को बहुत डराया धमकाया जाता था, जो कि अब नहीं है। तो मैंने जैसे कहा ना, हर एरा की पॉजिटिव और नेगेटिव शेड्स होती है, तो ये वहाँ वाकई नेगेटिव था। हम लोगों के लिए वाकई ऐसा बोला जाता था कि भाई वन टेक ही देना पड़ेगा, भाई हमारे पास अभी फुटेज नहीं तुम्हारे लिए, और अगर तुम वन टेक नहीं दे पाए तो नेक्स्ट, तो दूसरे एक्टर को बुला लेंगे हम। और आप यकीन नहीं करोगे, तब प्रॉक्सी में खड़े भी रहते थे एक्टर, हाँ, कि अगर नहीं कर पाया तो इससे करवा लेंगे। ये भी होता था, ये भी हमने मंजर देखा है, ये भी होता था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि भाई, लेकिन हाँ, तब रिहर्सल बहुत होती थी। हाँ, अब रिहर्सल नहीं होती है, अब रिहर्सल होती ही नहीं है, अब ऑन द स्पॉट ज्यादातर होते हैं सब कुछ। या आजकल तो प्लंग कार्ड्स चलने लगे हैं, प्लंग कार्ड्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े एक्टर हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहिए, तो प्लंग कार्ड्स होते हैं, तो आप लोगों को लगता है वो जितने भी बड़े बड़े एक्टर हैं नामी ग्रामी,
वो पढ़ पढ़ के बोल रहे होते हैं। पोस्टर लेके खड़ा है, हाँ। वो उधर लेके खड़ा है, आज तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे तो वहाँ जाना था, अच्छा तो तुम यहाँ आ गए, अच्छा ये सर एक तरफ बॉलीवुड फिल्में हैं जहां आपको 2 से ढाई घंटे मिल जाते हैं और दूसरी तरफ आप कमर्शियल करते हैं जिसमें आपके पास सिर्फ 10 सेकंड होते हैं, तो कितना चैलेंजिंग होता है इसको निभाना 10 सेकंड के अंदर में? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि विज्ञापन फिल्मों से ज़्यादा कठिन है, क्योंकि और हर तरीके से, हर लिहाज से, क्रिएटिविटी के लिहाज से भी, टेक्निकलिटीज़ के भी लिहाज से, हर लिहाज से इसलिए कठिन है क्योंकि 2.5 घंटे की फिल्म के लिए बहुत टाइम होता है, बहुत टाइम होता है, लेकिन एक 10 सेकंड या 30 सेकंड के विज्ञापन के लिए समय बहुत कम होता है। अमूमन ऐड जितने भी आप बड़े बड़े विज्ञापन देखते हो टीवी में, वो एक दिन की शूट होती है, एक ही दिन की शूट में सब कुछ करना होता है और बहुत नपातोला, वहाँ इम्प्रोवाइजेशन बहुत कम होते हैं। एक फिक्स टैगलाइन होता है, जो कॉपीराइटर होता है एक फिक्स टैगलाइन बनाता है कि यही बोलना होगा, जहाँ पर इम्प्रोवाइज की गुंजाइश नहीं के बराबर होती है। और वहाँ बहुत सब कुछ नपातोला क्रिस्प होता है कि एक्टरों को इतनी खुली छूट भी नहीं होती है कि यही लाइट है, यही लाइट लेनी है आपको, आकर के बंधन में होता है पूरा, यही लाइट लेनी है, यही सब कुछ करना है, यही संवाद बोलना, आकर के यही को एक्टर पास रुकना है, जरा सा आगे पीछे उसका शेड आ जाएगा आपको, आप कवर हो जाओगे। तो इतना सब कुछ बारीकी से ऐड में किया जाता है। तो वाकई मतलब विज्ञापन एज एन एक्टर बहुत चैलेंजिंग होता है, टास्क बहुत चैलेंजिंग, और एक्टर के लिए भी उससे ज़्यादा एक एड फिल्म मेकर के लिए। और यही वजह है कि आज जितने भी फिल्मों में बड़े बड़े डायरेक्टर के आप नाम सुनते आए हो, सुन रहे हो अभी, वो सब एड फिल्म मेकर हो थे पहले, सब। राजकुमार हिरानी ये भी बहुत बड़े एड फिल्म मेकर रहे हैं, तो सारे पहले एड फिल्म ही बनाते थे। अब वो लोग, प्रदीप सरकार, ये सब एड फिल्म बनाते थे, क्योंकि उसमें इतनी बारीकी से काम किया जाता है, बहुत ही बारीकी से काम किया जाता है। और एज एन एक्टर उसमें चैलेंज आपका दुगना हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, जिसमें उसमें चूंकि क्रिस्प होता है, इसलिए हम लोग को रिएक्शन क्रिस्प करने पड़ते हैं। जहां हमको इतना मिलता है फिल्मों में, जैसे मान लो हम अगर फिल्मों में ऐसे करके ऐसे, हाँ ये क्या, यही चीज ऐड में ये करना पड़ता है, तो इतना डिफरेंस रहता है। तो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम सब कुछ करना पड़ता है, तो वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग रहता है कि। और एक फीचर फिल्म है, जैसे इन्होंने कहा 30 सेकंड या 10 सेकंड का ऐड है, वो फीचर फिल्म, एक स्टोरी है। जैसे मिंटो फ्रेश का मेरा एक ऐड है, तो पूरी गांव की कहानी है कि मैं मजनू हूँ, साइकिल पे आ रहा हूँ, और लैला है, लैला शर्मा रही है, बलखा रही है, एक कुआं है, कुएं में से कैरेक्टर निकलता है, मेढक। तो कितने उसमें अनगिनत कैरेक्टर्स है, कितने कैरेक्टर्स थे, कितना कुछ, छोटे से ऐड में पूरी फिल्म दिखा दी वो लोगों ने। ये गांव की कहानी है, एक लैला मजनू की कहानी है। तो ये मतलब बहुत वाकई मतलब काबिले तारीफ है विज्ञापन। मैं कहूँगा कि फिल्मों से कहीं ज़्यादा दुगनी क्रिएटिविटी, इनपुट्स, मेहनत विज्ञापन में लगती है। और सर काबिल तारीफ आप भी हैं कि आपने इतने सारे कमर्शियल्स करे हैं, इतनी सारी फिल्में करी हैं। तो आप थे राजकुमार कनौजिया, जो नैनीताल शहर में किसी फिल्म के लिए आए हैं और हमसे मुलाकात करी श्री इद्रिस मलिक जी के घर में। और ऐसे ही किसी बड़ी शख्सियत के साथ हम पुनः आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। सा दिल तेरा वो भोला भाला सा दिल, देखा जब मैंने हो गई मुश्किल, देखा जब मैंने हो गई मुश्किल, जाने के भी अनजाना है दिल, जाने के भी अनजाना है दिल, देखा जब मैंने हो गई मुश्किल, देखा जब मैंने हो गई मुश्किल, तेरा वो भोला भाला सा दिल। सिर्फ समझ के लपके थे सूर्य, पीछे दौड़े थे, दौड़ दौड़ भागे वानर, हे जामुन खाए वानर, गोल गोल घूमे वानर। सिर्फ समझ के लपके थे सूर्य, पीछे दौड़े थे, दौड़ दौड़ भागे वानर। ऐसा लगता है।